स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम इनकाउंटर। तो आज हम करने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम का इनकाउंटर, क्योंकि हमारा नाम ही है एग्जाम का इनकाउंटर करने वाला। तो कक्षा 10 विज्ञान में हम बताने वाले हैं 10 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। पिछले 10 सालों से लगातार आ रहे हैं क्वेश्चन। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आपके जो दो दो अंक वाले क्वेश्चन आते हैं, वो चाहे आपका जीव विज्ञान का हो, चाहे आप रासायनिक विज्ञान की कह लें, चाहे आप भौतिक विज्ञान का कह लें, उस सभी से क्वेश्चन यहाँ पे लाया हूँ और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी किताब से लाया हूँ, कहीं पर से भी वो क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देंगे क्वेश्चन नंबर पहला हमारा ये है। ये एनसीईआरटी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धावन सोडा का जो अणुसूत्र होता है वो रासायनिक नाम बताइए। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धावन सोडा का अणुसूत्र और रासायनिक नाम। इसके देखो पहले तो उत्तर देखेंगे आप, अणुसूत्र क्या होता है। धावन सोडा का जो अणुसूत्र होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम Na2CO3 और इंटू 10H2O। 10H2O का मतलब होता है कि जल इसमें 10 गुना, जल की क्रिस्टलन संख्या। ये कौन संख्या होती है? क्रिस्टलन संख्या। जो जल की क्रिस्टलन संख्या है 10H2O, मतलब देखो आप इसको याद रखने के लिए मैं एक तरीका बताता हूँ। देखो सोडियम कार्बोनेट तो आपको मालूम है, सोडियम कार्बोनेट होता है इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। बट ये आपको कंडीशन ये याद रखनी है कि Na2CO3 इंटू 10H2O, जो जल रखा है 10 कैसे याद रखेंगे। देखो आप सोचते होंगे कि यदि आप देखो कि आपने एक निरमा लिया, निरमा धावन सोडा लिया, उस सोडे को आपने कपड़े फुलाए उसमें, मतलब कपड़े डाले आपने उसमें थोड़ी देर के लिए, उसमें होता है ना कुछ समय के लिए उसको डाले जाते हैं कपड़े को। तो उसमें अगर आप उसको बाहर फिर धुलाई करेंगे, धुलाई करने के बाद आपको जल बहुत लगेगा। उसमें पानी की मात्रा अधिक होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पानी से ही पूरा का पूरा जो झाग आता है उसके अंदर, वो सारा झाग घटेगा। ठीक है, तो 10 गुना आपको जल चाहिए होता है, ये आपको याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा ये है कि कॉपर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम बताइए, वह सूत्र भी बताना उसका। 2011, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 और ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम ये 23 में भी आया था। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, तो 2023 के भी में एग्जाम में आया था कॉपर के प्रमुख अयस्क के बारे में बताने के लिए। तो कॉपर का सल्फाइड अयस्क देखेंगे, कॉपर का कौन सा अयस्क? सल्फाइड अयस्क। ये क्या होता है? देखो कॉपर का सल्फाइड, कॉपर की अभिक्रिया यदि सल्फाइड से कर देंगे, सल्फर से कर देंगे, तो वो कॉपर का सल्फाइड अयस्क हो जाएगा। एग्जाम्पल में आप ये देख सकते हैं कि कॉपर ग्लांसन, कॉपर ग्लांस लिखा है। क्या लिखा है? कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस का जो सूत्र होता है Cu2O, Cu2S। ठीक है, Cu कॉपर 2 इंटू सल्फर। ठीक है, तो कॉपर ये हो जाएगा ग्लांस। और ऐसे कॉपर पायराइट होता है। क्या होता है? पायराइट। कॉपर पायराइट जो होता है वो, ये भी आपका किसी का एस्क होगा, ये कॉपर का सल्फाइड एस्क होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे भी सल्फर जुड़ा हुआ है ना, H2। तो कॉपर पायराइट का जो सूत्र होता है CuFeS2। ठीक है, कॉपर भी है आपका, आयरन भी, आयरन लोहा जो होता है वो भी है, और यहाँ पे H2 सल्फर भी है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा जवाब देंगे। देखो दो चाहिए थे, पहला देंगे तो आपको 1 अंक मिलेगा, अगर दोनों दे देंगे तो 2 अंक मिल जाएंगे। तो देखो कॉपर का ऑक्साइड अयस्क क्या होता है? तो वो होता है क्यूप्राइट। क्यूप्राइट का सूत्र आपको याद रखना Cu2। क्या होता है? Cu2O। कॉपर दोगुना होता है और ऑक्सीजन एक ही होती है। ठीक है, Cu2O। ठीक है, क्लियर मेरी बात? तो ये दोनों अयस्कों को आपको माइंड में रख के जाना। मैं कह रहा हूँ भाई, मेरी एक बात मान ली, अगर ये तूने आज पढ़ लिया इतना और इसको माइंड में रख लिया, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको क्वेश्चन इससे बाहर कुछ नहीं मिलेंगे यदि अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखो तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये होता है कि योगात्मक अपक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 22, क्योंकि 21 में बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ। उसके बाद देखो 23 में भी ये क्वेश्चन आपका है, टिप्पणी लिखने के लिए, योगात्मक अपक्रिया पर टिप्पणी लिखने के लिए। तो सबसे पहले आपको करना होगा, इसकी अपक्रिया क्या होती है ये लिखना होगा। योगात्मक अपक्रिया में किसी दो या दो से अधिक पदार्थ, देखो मैं इसको आपको ओरल बता रहा हूँ कि ओरल मौखिक रूप में कैसे बताएंगे आप। देखो सबसे पहले अभिकारक क्या है?
अभिकारक जो होते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं। हाइड्रोजन एंड आपका ऑक्सीजन जो है अभिकारक है। इन दोनों ने आपस में मिलकर अभिक्रिया की और एक नया उत्पाद बनाया। उत्पाद मतलब प्रोडक्ट बनाया। ये रिएक्टेंट होते हैं, अभिकारक होते हैं, ये उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट में बना क्या, उस प्रोडक्ट में जल बना। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाए, जल बनाए। तो ये जो हाइड्रोजन है वो दुगना लिया गया H2, और ऐसे ही ऑक्सीजन भी लिया गया O2, इससे बना आपका जल। अब इसको संतुलित करने के लिए केवल हमने क्या किया, यहाँ पे 2 ऐड किया और यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे जो 2 ऐड है हुआ है, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पर भी 4 करने के लिए हमने यहाँ पे 2 ऐड किया है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं थी। तो ये होती योगात्मक अभिक्रिया। और भी एग्जाम्पल चाहिए तो आप लिख दीजिए। देखो कार्बन ले लिया आपने और ऑक्सीजन गैस ले ली, इसकी अभिक्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो ये भी तो आपका यही अभिक्रिया हुई कि जहाँ पर दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। कितने उत्पाद का, एक। ये अभिक्रिया में भी अभिकारक कितने थे, 2 थे, बट उत्पाद कितना बना, एक ही बना। ठीक है, ऐसे ये अभिक्रिया का जो आपको दिया गया है डिफिनेशन है, आपकी परिभाषा है, ये लिखिए। योगात्मक अभिक्रिया में किसी 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संयोजन करके, मतलब देखो 2 पदार्थ हैं, इनको संयोजन करके, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, का एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब करके एक पदार्थ का, एक ही पदार्थ बना कि नहीं, आपको उत्पाद क्या बना, एक ही बना, का निर्माण करते हैं तथा अन्य कोई उत्पाद नहीं बनता है। मतलब और कोई उत्पाद यहाँ पे नहीं बनेगा, केवल और केवल एक ही उत्पाद बना है। तो ये हो गई आपकी योगात्मक अभिक्रिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे को। तो चौथा क्वेश्चन आपका है, प्रश्न नंबर चौथा है, आधुनिक आवर्त के नियम लिखिए। देखो आधुनिक आवर्त सारणी है और एक आपकी आवर्त सारणी जो थी मेंडलीफ वाली, तो आपको दोनों के ही आपको नियम मालूम होने चाहिए, क्योंकि दोनों के ही नियम पूछे जा सकते हैं। देखो मैं आधुनिक का लिखा रहा हूँ, बट वहीं पे बता भी दूंगा कि आपको कैसे मेंडलीफ वालों को लिखना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के नियमानुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, मतलब उनके जो तत्व होते हैं, जो लिखे होते हैं, वो भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है। इसका मतलब आपने सीखा होगा, देखे होंगे आपने आधुनिक जो आवर्त सारणी आपने देखी होगी, वहाँ पे हाइड्रोजन पहले नंबर पर होता है, दूसरे नंबर पे हीलियम, उसी प्रकार लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ऐसे जो भी चीज़ दिए जाते हैं, तुमने देखा होगा कि वहाँ पे केवल जो हाइड्रोजन मतलब जिसका परमाणु क्रमांक 1 है वो पहले रखा जाएगा, जिसका 2 है वो दूसरे नंबर पर रखा गया। तो ये किसके आवर्ती फलन था, ये आपका परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन था। ऐसे ही तुम्हारे मेंडलीफ वाली थी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आपको इसको इसी चीज़ को जो उनके आवर्ती फलन, देखो यहाँ पे लिखेंगे मेंडलीफ आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों को उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके किसके परमाणु भार के, यहाँ परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु द्रव्यमान ना करके आप ये लिखेंगे परमाणु भार के आवर्ती फलन रखा गया है। वहाँ पे जिसका भार कम होगा पहले, फिर ज़्यादा वाला, फिर और ज़्यादा वाला, तो ऐसे रखा गया था। ठीक है, तो वो परमाणु भार के आवर्ती फलन था, और ये आपकी जो आधुनिक वाली है वो आपके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उसको बस माइंड में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और आधुनिक वाली आपके पास खुद ही पीरियोडिक टेबल होती है, तो उसी चार्ट में जो लिखा होता है ना, आप उसको माइंड में रखिए कि जो आवर्त परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है ना, क्योंकि आपने देखा होगा हाइड्रोजन पहले हीलियम, तो आपको ऐसे ही थोड़ा माइंड में रख लेना है, तो जिससे आप इस क्वेश्चन को बहुत समय तक, लंबे समय तक याद रख पाएँ और क्वेश्चन में अपने जो पेपर आए, पेपर में आप इसको कर पाएँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 5वें को, जो श्वसन की परिभाषा कीजिए। मतलब श्वसन को क्या करना, परिभाषित कीजिए। तो श्वसन की परिभाषा लिखना। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका 2012, 13, 15, 16 और 2020 और 22 में भी आ चुका है। इस पर टिप्पणी भी लिखिए आता है कि श्वसन पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको मैं ये बता देता हूँ ओरल में। तो श्वसन वह क्रिया है जिसमें कोशिका के अंदर कार्बनिक यौगिक, प्रायः ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है, का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। मतलब जो कुछ एनर्जी उत्पन्न होती है और उत्पन्न होती है, इससे इस ऊर्जा को विशेष एटीपी अणुओं में विभावी ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि ये श्वसन जो क्रिया होती है, इसमें क्या होता है, कोशिका के अंदर कार्बनिक यौगिकों
प्रायः ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज है, इसका ऑक्सीकरण होता रहता है, लगातार चलता ही रहता है। और इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा थोड़ा सा ऊर्जा भी वहाँ पे से उत्पन्न होती है, निकलती है। अभी अब क्रिया भी दिखाऊंगा उदाहरण के लिए, तो आप समझ जाएंगे वहाँ से। इस ऊर्जा को विशेष एटीपी अणुओं में विभावी ऊर्जा के रूप में संचित कर लिया जाता है। इस जो ऊर्जा इससे निकलती है ना, हीट जो थोड़ी सी ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है, तो उस एनर्जी को क्या कर लिया, विशेष एटीपी के अणुओं में विभावी ऊर्जा के रूप में रख लिया जाए। कि कौन सी ऊर्जा में, ये आपको विशेष एटीपी अणुओं के विभावी ऊर्जा के रूप में इसको क्या कर लेना है, संचित कर लेते किया जाता है। अपने शरीर में ही ये संचित हो जाता है, बॉडी में हमारे। तो उदाहरण के लिए आप ये लिखेंगे, जैसे आपने अभी कहा ना, मैंने कहा कि ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो ग्लूकोज की ऑक्सीजन के साथ आप क्रिया करवा देंगे। अब ये देख रहे हैं कि ऑक्सीजन को तो होता है फार्मूला O2, बट ये 6 क्यों लिखा, 6 इसलिए लिखा है क्योंकि आपने पढ़ रखा है पहले चैप्टर में कि हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। इसे संतुलित करने के लिए यहाँ पे क्या रखा गया है, 6 रखा गया है। तो ये ग्लूकोज का सूत्र हुआ। अभी आपने सीखा भी है कि उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, तो ये निकल भी रही है, और उसके साथ एक कुछ ऊर्जा भी निकलती है। तो ये आपकी कैलोरी में किलो कैलोरी ऊर्जा लिखी गई है, तो वो कितनी है, वो आपकी 773 किलो कैलोरी आपकी ऊर्जा निकलती है। और ये H2O तो आपका बन ही रहा है, ठीक है, H2O मतलब जल, वो 6 टाइम्स है, मतलब 6 गुना है आपका। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। तो एक बार आप रिवाइज करवा रहा हूँ कि इसमें क्या होता है, कोशिका के अंदर कार्बनिक यौगिकों का मतलब प्रायः ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता रहता है। ग्लूकोज ऑक्सीकरण होगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड तो थोड़ा सा एनर्जी भी उत्पन्न होगी, और वही एनर्जी को क्या करेंगे, एटीपी में अणुओं के विभावी ऊर्जा के रूप में संचित कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां हमारा ये है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, मतलब नेत्र की समंजन क्षमता होती क्या है, ये आपको लिखना है। तो देखो, आप देखते होंगे कि आपने कुछ देखा, जैसे आपको लाइट ज़्यादा दी जा रही तो आपकी नेत्र जो है ना उसको समायोजित कर लेती है, और लाइट कम दी जा रही तो उसको भी कुछ समय के बाद समायोजित करना सीख जाती है। क्योंकि आप देखिए, धूप से आप आइए, धूप से जब भी आप कमरे में एंटर करेंगे तो कमरे में आपको अंधेरा लगेगा, ठीक है, और ऐसे ही कमरे के अंधेरे कुछ समय के बाद आपको कुछ दिखाई देने लगेगा। तो ये होती है आपकी समंजन क्षमता, ठीक है, उसको देखने के लिए, समायोजित करने के लिए उसमें एक क्षमता होती है, वही होती है समंजन क्षमता। और जैसे आप घर पे रहे, कमरे में रहे, अंदर रहे अंधेरे में, तो बाहर निकलेंगे तो ज़्यादा उजाला लगेगा, तभी भी आपको थोड़ा कम ही दिखेगा, ठीक है। तो ये होती है समंजन क्षमता, जो समायोजित करती रहती है कि कितनी लाइट चाहिए और कितनी नहीं चाहिए। तो यह नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता। देखिए, मैं कहा कि फोकस दूरी को वो क्या करेगा, अपने समायोजित करता, अर्थात निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित करता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। तो मेरी बातें आपको ओरल तरीके से समझ में आएगी, जो मैंने आपको समझाया वो ऐसे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कहेंगे कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करती है। ये आपको ये वर्ड जो है ना, जिसको मैंने हेडलाइट करके रखा है, इस वर्ड को आपको माइंड में रखना, समायोजित करता है। किसको समायोजित करता है, फोकस दूरी को। बस इतना ही लिख देंगे, ये अर्थात लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लिखना है थोड़ा सा और लिख देंगे तो अच्छी बात है, इसके लिए थोड़ा और इम्प्रेशन आपका ज़्यादा हो जाएगा। निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित करता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां है, शुद्ध जल का पीएच मान बताइए। तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है। पीएच मान आपका 0 से स्टार्ट होकर 14 तक होता है, मतलब 14 तक होता है। तो यहाँ पे देखो, जो 0 से लेकर 7 तक होगी, वो इसके बीच में जो भी नंबर लाई करेंगे, जैसे 1 2 1.2, ये सारे के सारे नंबर कहाँ तक, 7 तक, 7 से डाउन तक, 7 से कम तक, 7 से कम तक जो होंगे, वो आपके जो भी उनके जो भी होगा उसका पीएच मान, जिसका मान 7 से कम है, वो होंगे आपके अम्ल। क्या होंगे, अम्ल। और जो 7 जिसका होगा वो होगा उदासीन। क्या होगा, उदासीन। और ऐसे जो 7 से अधिक होंगे और 14 से कम होंगे, उन्हें कहेंगे क्षारक। क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। तो ये आपको माइंड में रख लेना है। तो ऐसे देखो, ये होगा आपका 7 से कम वाले अम्लीय, और जो 7 होगा उदासीन, और जो 7 से अधिक और 14 से कम होगा वो क्षारीय होता है।
और साथ वाला उदासीन होता है, यही उदासीन ही जल होता है। मतलब इसका कोई भी स्वाद नहीं होता है, ना तो खट्टा होता है ना ही मीठा। अगर खट्टा मीठा लग रहा है इसका मतलब या तो आपने चीनी डाल रखी है और या तो आपने उसमें नींबू डाल रखा है, ठीक है। और ऐसे खट्टा नहीं हो सकता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। और एक बात थोड़ा सा और ध्यान रखना कि इस प्रकार का विलयन कैसा होता है, उदासीन विलयन होता है। कौन सा विलयन होता है, उदासीन, न्यूट्रल विलयन होता है, ना तो खट्टा ना ही मीठा। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 8वां है, एल्कीन का सामान्य सूत्र बताइए। देखो आपने पढ़ा होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें एल्केन होता है, क्या होता है, एल्केन। और ऐसे ही तुम्हारा सेकेंड नंबर होता है एल्कीन। और एक थर्ड नंबर में आता है जो देखो ये संतृप्त में आएगा, किस में आएगा, ये संतृप्त में आएगा। ऐसे ही दो आते हैं असंतृप्त में, किसमें, असंतृप्त में। तो असंतृप्त में जो होते हैं एल्कीन होता है और एक होता है एल्काइन। तो अब ये ध्यान देना है कि जो एल्कीन का समान सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है, ठीक है। और ऐसे ही तुम्हारा एल्काइन का जो एल्कीन का समान सूत्र होता है CnH2n, यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं होता, ना 2 ऐड होगा ना ही 2 माइनस होगा। और एल्काइन जो होगा यहाँ पे आपको CnH2n-2 हो जाएगा। इस कहने का अर्थ ये कि यहाँ पे 2 ऐड था, यहाँ पे 2 कुछ भी नहीं है और यहाँ पे 2 घटाया गया है। तो बस इतना सा ध्यान रखेंगे। देखो अब एक चीज़ और, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये, इसमें एल्केन आएगा। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें एल्कीन और एल्काइन दोनों होंगे। और एक बात और एडिशनल बता दे रहा हूँ कि एल्कीन में जो होता है, एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में कितना बंध होता है, एक ही बंध होता है, एकल बंध। जबकि एल्कीन में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, मतलब द्विबंध होते हैं। और ऐसे तो आपका जो एल्काइन होता है उसमें त्रिबंध होते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बंध होते हैं, त्रिबंध। तो आपको पूछा किसका गया था, एल्कीन का। तो एल्कीन का आप बता देंगे समान सूत्र CnH2n। तो देखो मैंने इतना बताया इसलिए कि ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन है, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो इनको भी माइंड में रखेंगे और बताएंगे कि संतृप्त कौन है, असंतृप्त का है, ये भी बताया जाएगा, पूछा जा सकता है। और उनके समान सूत्र और उसके बीच में बंद कितने लगते हैं ये भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि गोली दर्पण की फोकस दूरी और तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। देखो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की। देखो ये क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख दें, बट मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने कुछ भी बताया नहीं है कि गोली दर्पण की फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है। तो हम खुद से मानेंगे, माना गोली दर्पण की फोकस दूरी, क्या मानेंगे, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी आपको मान लेना f सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में, मीटर में, जैसा भी मानना है आपका। और क्या मानेंगे, तथा त्रिज्या, तथा वक्रता त्रिज्या, किसकी वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जिसको हम मानेंगे r, ठीक है। ये भी आपका सेंटीमीटर में ही होगा क्योंकि दोनों सेम होंगे यूनिट। इसमें जो संबंध होता है ये देखना है, क्या संबंध। तो इसमें संबंध ये होता है कि f बराबर, देखो पहले मैं दिखा देता हूँ आपको चित्र एक। ये मान लिया आपका गोली दर्पण है, ये अवतल हो उत्तल हो इससे हमसे मतलब नहीं है। यहाँ पे आपका होता है P जो ध्रुव होता है, इसके कुछ दूरी चलने के बाद हमें मिलता है F, ठीक है। क्या फोकस मिलता है, मुख्य फोकस मिलता है, ठीक है। ये फोकस दूरी नहीं है, ये केवल मुख्य फोकस है ये। और यहीं पर थोड़ा और दूर चलने पर ये R मिलता है, ठीक है, जिसे हम वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। ये वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस है, वक्रता त्रिज्या नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी होती है। तो दूरी कहेंगे, ये इसको नहीं बोल देंगे कि यही फोकस है, यही फोकस दूरी है, फोकस दूरी नहीं, ये फोकस है, मुख्य फोकस है। और ये वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र का मतलब ऐसे आप सर्किल बनाएंगे ना तो ये कंप्लीट यही केंद्र हो जाएगा, ठीक है। इसको गोली दर्पण बनाने चाहेंगे तो यही आपका केंद्र हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा यह ध्यान दो कि ये फोकस दूरी यहाँ तक का है और वक्रता केंद्र इससे दुगना है। तो इसका मतलब ये है कि आर में, आर किसके बराबर होगा, फोकस दूरी के दुगने के बराबर होगा। तो यही सूत्र आपका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे रखेंगे तो थोड़ा माइंड में और अच्छे तरीके से आ जाएगा कि यहाँ पर जो फोकस दूरी थी वो आधी थी और क्या था, ये आपका दुगना था। तो इसका मतलब ये भी आप ऐसे भी सूत्र लिख सकते हैं, एफ बराबर क्या होगा, अगर हम वक्रता त्रिज्या का आधा कर देंगे तो भी ये आपका सूत्र हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां ये है कि एक अवतल लेंस की क्षमता
माइनस का 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो इसका जो सॉल्यूशन होने वाला है, पहले ये देखेंगे कि इसका जो हल होगा, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। अवतल, क्या लिखा है, अवतल, अवतल लेंस की क्षमता, क्षमता को हम डायोप्टर से डिनोट करते हैं, तो माइनस का 2 डायोप्टर हो जाएगी। अब हमें चाहिए क्या, फोकस दूरी। क्या, फोकस दूरी। फोकस दूरी आपकी एफ होती है। तो आपका जो फोकस दूरी निकालने की, सबसे पहले मैं एक क्षमता वाला सूत्र बताता हूँ कि आपका जो क्षमता वाला सूत्र होता है वो P बराबर, इसको क्षमता को हम कहें किससे डिनोट करते हैं, P से, पावर। तो पावर बराबर होता है 1/F। F किस में होगा, F यदि मीटर में है तो, ठीक है, किस में है, मीटर में। तो F बराबर क्या होगा, F बराबर होगा 1/P। क्या होगा, 1/P। तो अब देखो 1/P, तो 1/P, P का मान कितना है, -2 है। कितना है, -2 है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो -0.5 आपका सेंटीमीटर हो जाएगी फोकस दूरी। तो यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं होगा, यहाँ पे मीटर होगा, क्योंकि हमने 2 रखा था ना, यहाँ पे मीटर में ही चाहिए फोकस दूरी, तो फोकस दूरी हमारी मीटर में होगी। तो हमारा माइनस का 0.25, तब 0.5 आपका क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी। अगर ये 10 क्वेश्चन आपने, जो 10 क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, इन क्वेश्चनों को आपने दोबारा रिवाइज कर लिया, तो मैं कहता हूँ इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन इतने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं कि इनसे बाहर बोर्ड एग्जाम जाता ही नहीं है। आप जाकर चेक कीजिएगा कि आप कहीं पर भी किसी भी सेट में जाके जाइए, कैसा भी एग्ज़ाम हुआ हो, बोर्ड एग्ज़ाम का कितना भी हार्ड शिफ्ट आपकी रही हो, बट आपका किसी भी सेट में होगा, सारे शिफ्ट में ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। सारे के सारे सेट में देखना कि ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।